हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोग का। मैं अमित कुमार आप सबको अपने समृद्धि क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सबसे निवेदन है कि जो डेली करंट अफेयर के अपडेट्स आते रहे थे आजकल अब चैनल पर नहीं डाले जा पा रहे हैं कुछ कारणों की वजह से। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि एक छोटा सा चैनल है। यदि आप लोग इसके साथ जुड़े रहते हैं और इंकरेज करते हैं तो हम लोग भी आगे एक साथ मिलकर बढ़ेंगे, हम अपने तैयारी को और परिपूर्ण करेंगे। तो चलिए आप लोग का टाइम वेस्ट न करते हुए आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है करंट अफेयर से, जो हम लोग मेनली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर से लेते हैं, उसमें देखें तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। उसमें देखें तो पहला है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2026 का रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट में 2014 से 2024 के बीच में जो भी हमारे देश में 5 प्रकार के रेट्स हैं उसको निर्धारित किया गया है, जैसे जन्म रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट यानी मृत्यु दर, इसके अलावा चाइल्ड बर्थ रेशियो, उसके अलावा देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये 5 प्रकार के, और सेक्स रेशियो, इन सबको काउंट करके 5 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। इसका नाम सैंपल सर्वे इसलिए रखा गया है कि ये जो है पूरे देश में ना करके एक किसी भी लोकेलिटी में जाया जाता है। इसके द्वारा सर्वे जो कंडक्ट करते हैं और उसमें कुछ लोगों का सैंपल लिया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, उसके बेसिस पर पूरे देश के आंकड़ा पब्लिश किया जाता है कि इस सैंपल में मान लीजिए 1000 लोगों का सैंपल लिया गया है, तो उसमें यदि सेक्स रेशियो 21 था 2014 में, तो ये कैसे घट के कितना हो गया है या बढ़ के कितना हो गया है, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। तो ये एक सैंपल सर्वे है, ये ओरिजिनल सर्वे नहीं है जिसमें हम लोग पूरे देश का या किसी भी स्टेट का काउंट करते हैं सर्वे में। तो इसमें देखें तो ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे जो 2026 आया है, इसमें आंकड़ों का बात करें तो 2014 से 2024 के बीच में जितने भी हमारे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर, लिंगानुपात, इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इन 5 चीजों पर अध्ययन किया जाता है, उसका किस प्रकार से उतार चढ़ाव देखने मिला है। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। यदि आप लोग को डिफिनीशन नहीं पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप लोग का ये सीडीआर, सीबीआर, टीएफआर, आईएमआर और एसआरबी को डिफाइन कर दिया जाएगा। 1000 जनसंख्या पर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है पिछले 10 साल में हुई है, उसका रेशियो में देखें तो काफी गिरावट आई है। जो 2014 में 6.7% था वो घटकर 5.4% हो गया है, यानी इसमें देखें तो 2.3% की डिक्लाइन देखने को मिला है। यानी जहां पर पहले 1000 लोगों में 7 लोग लगभग मृत्यु को शिकार हो जाते थे, उसमें अब घट के 2024 में हो चुका है 5.4, यानी 5.5 लोगों की मृत्यु होती है। इस तरह से देखें तो 2 लोगों की मृत्यु दर में कमी आई है। इसके अलावा देखें तो जन्म दर का बात करें तो चाइल्ड बर्थ रेशियो जो है, यानी जो बर्थ के समय रेशियो हमारा होता है, जब बच्चे जिस समय जन्म लेते हैं उनके रेशियो का अनुपात निकाला जाता है। जो चाइल्ड बच्चे हैं उसमें जो गर्ल चाइल्ड है और बॉय चाइल्ड है उनका अनुपात निकाला जाता है, और ये निकाला जाता है उनके 1000 के जनसंख्या पर। उसमें देखें तो कितना का डिक्लाइन आया है। 2014 में ये 21 था जो घटकर 2024 में 18.3 हो गया है। इसमें भी देख सकते हैं कि ये 2.7% की डिक्लाइन देखने को मिली है। ये भी काफी अच्छी न्यूज है। जो मोर्टेलिटी रेट है हमारा, ये जन्म दर है, ये भी घटा है, लेकिन ये किस प्रकार से आगे चल के नुकसान कर सकता है इसको हम लोग देखेंगे, आपको बताया जाएगा तुरंत। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि जो सीबीआर है, जन्म दर है, ये हमारे देश में कैसे डिक्लाइन कर रहा है और इसके डिक्लाइन करने के कारण हमारे देश पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आप लोग को कंसेप्ट क्लियरिटी है वो अच्छे से हो जाए। इसके अलावा देखें तो प्रजनन दर जो है, ये प्रजनन दर महिलाओं के लिए होता है। जो महिलाएं अपने पूरे जीवन काल, यानी जब तक वो बच्चे पैदा करने की उनमें क्षमता होती है, यानी ये उम्र होता है लगभग 15 से 49 वर्ष के बीच में, तो इनका देखें तो ये प्रजनन दर इनकी कितनी है उसके हिसाब से ये दर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आजकल घट के 2014 से ये घटकर हो गई है 1.9। ये काफी जो है एक अच्छे जननांकीय लाभांश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा देखें तो शिशु मृत्यु दर जो है, शिशु मृत्यु दर, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
कि ये 1 वर्ष से पूर्व जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके जन्म से 1 वर्ष के पूर्ण होने तक उनको अनुपात को देखा जाता है कि कितने बच्चे जो हैं 1000 के पॉपुलेशन में एक्सपायर कर गए हैं। उसमें देखें तो 2014 में कुल 39 जो चाइल्ड है उनकी मृत्यु हो जाती थी, जो 2024 में घटकर 24 हो गया है, यानी 15 बच्चों की जो जन्म मृत्यु दर होती है, शिशु मृत्यु दर, वो कम हुई है। इसका ये इंडिकेशन देता है हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज में सुधार किए जा रहे हैं, इसकी इंप्रूवमेंट का ये सिंबल है। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो लिंगानुपात जो है सेक्स रेशियो एट बर्थ है, जो फीमेल और पुरुषों के बीच में निकाला जाता है, यानी बॉय चाइल्ड एंड गर्ल्स चाइल्ड के बीच में। तो इसमें भी इसका जो आंकड़ा इसमें नहीं बताया गया है, इसका हम लोग नहीं देखेंगे, बस आप लोग डिफिनेशन जान लीजिए कि लिंगानुपात जो है सेक्स रेशियो एट बर्थ, यानी जन्म के समय जो बच्चियां और बच्चे हैं उनके बीच में रेशियो क्या है, इसका अनुपात इसमें काउंट किया जाता है। एक देखिए नेक्स्ट है टर्म रिप्लेसमेंट रेट, यानी विस्थापन दर जो इसको बोलते हैं। इसमें देखें तो 2.1 है, यानी हमारी जनसंख्या में जो महिलाएं हैं जिनका प्रजनन दर अभी हम लोगों ने देखा था 1.9 हो चुका है, यानी 2 महिलाएं हैं प्रति महिला 2 बच्चों से भी कम बच्चों को जन्म दे रही है। ये ऐसा नहीं है कि 1.9 बच्चे को जन्म दे रही है, ये एवरेज निकाला जाता है जिसमें देखा गया है सैंपल में 1.9 बच्चों को जन्म दे रही है पूरी महिलाएं जो हमारे भारत में, जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष के बीच में है। तो इसमें देखें तो रिप्लेसमेंट रेट होता है हमारा 2.1%, यानी हर एक महिला को लगभग 2.1 बच्चे को जन्म देना होता है ऑन एवरेज। इससे क्या होता है कि हमारी जो जनसंख्या का बढ़ने का क्रम है या घटने का वो रुका रहता है, एक जगह स्टेबल रहता है यदि हमारा रिप्लेसमेंट रेट 2.1 रहे, और इससे कम जाता है यदि 2 भी होता है या 1.9 जिस तरह से आया हुआ है। इससे हमारे जो जनसंख्या का अनुपात है जो पिछले जनगणना से नेक्स्ट जनगणना के बीच में देखेंगे वो घटता हुआ दिखेगा, जिसको हम लोग जनसांख्यिकीय लाभांश बोलते हैं, जो बढ़ने के बाद होता है वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर देखें तो 0.2 का जो है लॉस हुआ है, जिससे हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश जो है जनसांख्यिकीय लाभांश ये कम होगा। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि ये 2.1 रिप्लेसमेंट रेट क्यों रखा गया है। ये 2.1 रिप्लेसमेंट रेट में 0.1 जो है ये किसी भी डिजास्टर के बाद में जो मौतें होती हैं उसको काउंट करने के लिए होता है। जैसे कि कोविड जैसे संक्रमण आए थे उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण जो है ये मान लीजिए कि 1000 बच्चों में से 21 बच्चे को क्या था जन्म था, पूरा रिप्लेसमेंट रेट होना चाहिए था 21 को, लेकिन ये न होके उसमें से 21 में से एक बच्चा कोई एक्सपायर कर गया, तो हमारा घट के भी 2 रह जाएगा। इससे हमारा जनसंख्या जो है वो स्थिर रह पाएगा, स्टेबल रह पाएगा। इसलिए ये 0.1 को इसमें ऐड कर दिया जाता है, ताकि जो किसी भी तरीके का हेल्थ इमरजेंसी हो या किसी अन्य कारण से जैसे भूकंप आ जाते हैं उसके कारण से यदि जनसंख्या का कोई नुकसान होता है तो वो न हो पाए, इसके लिए हमारे देश में इसको मेंटेन करने के लिए रिप्लेसमेंट रेट 2.1 रखा गया है। इसके अलावा आप लोगों ने यदि इसको समझ लिया है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यदि बात करें तो सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस पूरे भारतीय राज्यों में किस में कम है, तो ये है केरल में, ये 8 है, यानी 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं शिशु उनमें केवल 8 बच्चों की ही मृत्यु होती है। इस तरह से देखें तो ये काफी हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटी में सबसे टॉप पे बात किया जाए तो ये केरल रहा है पिछले 10 सालों में। नेक्स्ट है साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस जो है भारत की यात्रा पर आए हैं। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं ये जब भारत में आते हैं तो इसके द्वारा भारत का जो प्रवेश द्वार है यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में, ये खुल जाता है। जब हम मैप में देखते हैं, आप लोग के लिए मैप डाल दिया जाएगा, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा, उसमें निकोस जो साइप्रस देश है, साइप्रस देश की लोकेशन ऐसी है जो मेडिटेरेनियन सी है उसमें आता है, और उसके थ्रू इसको गेटवे ऑफ यूरोपियन यूनियन माना जाता है। इसलिए इसके साथ हमारा संबंध होना, अच्छी संबंध होना काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है, अभी तो मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए हैं, जिसमें नीदरलैंड भी गए हैं, ये भी यूरोपियन यूनियन का एक देश है। ठीक है, इटली गए हैं।
ठीक है, तो ये 2 यूरोपियन देश हैं। इसके अलावा नॉर्वे गए थे, जहां पर अभी कुछ बखेड़ा भी खड़ा हो गया था प्रेस फ्रीडम को लेकर, ओस्लो में। तो इस तरह के देखें तो 3 यूरोपियन देशों में गए थे। इसके अलावा 2 और कंट्री में गए थे, यूएई में, और एक कंट्री में गए थे। उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि कौन कौन से 5 देशों में मोदी जी की यात्रा हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट यात्रा है मोदी जी की, इसलिए हमको याद होना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक है नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये आयोजित किया गया है, विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, उनके नेतृत्व में किया गया है। ये क्वाड जो देश है ये चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को प्रमोट करते हैं, यानी सिक्योरिटी डायलॉग को प्रमोट करते हैं। ये क्वाड देशों की बात करें तो कौन कौन से देश आते हैं इसमें? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश क्वाड के सदस्य देश हैं जो सिक्योरिटी को इन्फोर्स करते हैं। किसमें, किस रीजन में? इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सुरक्षा को प्रमोट करने का काम करते हैं। क्वाड इसी के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, हालांकि इससे चाइना को काफी प्रॉब्लम होता है कि उसको लगता है कि उसके खिलाफ ये संगठन बनाया गया है, हालांकि इंडिया इस बात को नहीं मानता है। नेक्स्ट है स्मार्ट बॉर्डर फ्रंटियर अवधारणा लाया गया है हमारे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह के द्वारा। ये स्मार्ट बॉर्डर फ्रंटियर की अवधारणा इसलिए लाई गई है कि हमारा जो सेंसिटिव जोन है, जो सुवेद जोन है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में और भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसकी फेंसिंग अच्छे से करनी होगी ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, अवैध लोगों की प्रवास होता है इंडिया में, उसको रोका जा सके और हमारे जनसंख्या में अप्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको रोका जा सके। ये काफी महत्वाकांक्षी अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ये आपको याद होना चाहिए कि स्मार्ट बॉर्डर फ्रंटियर किसकी अवधारणा है? ये है अमित शाह की, होम मिनिस्टर की। इसके अलावा देखें तो WHO ने इबोला को लेकर एक प्रकोप जो आया है इबोला वायरस का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, इस देश में इबोला के काफी प्रकोप देखे जा रहे हैं। इसके लिए WHO ने सभी देशों को सतर्क किया है। भारत भी इस पे अपनी निगरानी को टाइट कर रहा है। हर एक सरकारी हॉस्पिटल को जहां पर इबोला के प्रभाव देखने को हो सकते हैं, इस संभावना है, उसमें अच्छे से करने का प्रयास कर रही है भारत सरकार। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर हुआ है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो में ऐसा देखने को मिला है इबोला आउटब्रेक को। ये काफी न्यूज में रहा है, तो आप लोग को ये बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखें तो बुकर पुरस्कार जो है 2026 का, ये पहली बार किसी भी मैंड्रिन भाषा के लेखिका को मिला है, जिसमें इस लेखिका का नाम है यांग सुआंग ली। इनको दिया गया है 2026 का बुकर पुरस्कार। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस प्रकार का जो पुरस्कार है पहली बार किसी चीनी मूल के व्यक्ति को दिया गया है, खासकर मैंड्रिन भाषा में, कि इनके कार्य के लिए, इनके वर्क के लिए। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर का पार्ट, उम्मीद कार्यक्रम। ये उम्मीद कार्यक्रम किस लिए है और ये क्या काम करता है, इसका हम लोग पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। इसका देखें तो इसका मेन काम क्या है, जो बच्चे हैं, बच्चों में आनुवांशिक रोगों का जो पहचान की जाती है, इसके द्वारा की जाती है उम्मीद कार्यक्रम के द्वारा। और उसमें महिलाओं का, जो प्रेग्नेंट महिलाओं और न्यूबॉर्न बेबी की स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि उनमें जो आनुवांशिक परिवर्तन आ रहे हैं उसको मैनेज किया जा सके। जिस प्रकार के डिसऑर्डर आ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उसको रोका जा सके, यानी हेरिडेटरी डिसऑर्डर को रोका जा सके, यानी आनुवांशिकी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं उसको रोकने का प्रयास उम्मीद कार्यक्रम के तहत किया जाता है। और ये भारत के सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम भी चलाई गई है। और इसमें देखें तो किसके द्वारा स्क्रीनिंग की जाती है, ये स्क्रीनिंग महिलाओं को की जाती है और न्यूबॉर्न बेबी को की जाती है। इसके अलावा निदान नाम का एक कार्यक्रम चलता है, जो उसके द्वारा इस रोगों की पहचान की जाती है और उसको इस प्रकार के डिसऑर्डर से निदान के द्वारा जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा है उम्मीद कार्यक्रम। इसको चालू किया गया था 2019 में।
भारत सरकार के द्वारा, ताकि किसी भी हेरिटेड डिसऑर्डर है, हेरिटेड डिसऑर्डर, उसको बच्चों में और महिलाओं में रोका जा सके, जो महिलाओं के कारण बच्चों में आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की कीवी को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये पहला राज्य है भारत का जिसको कीवी के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है। इसके अलावा देखें तो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं उन सबका लगभग एक एक सर्टिफिकेशन प्राप्त हो चुका है, तो उन सब के बारे में भी देख लेते हैं। पहला, उसके अलावा देखें तो मिजोरम का अदरक है जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त हो चुका है। नागालैंड की कॉफी को प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा सिक्किम के कृषि, ऑर्गेनिक कृषि के लिए काफी फेमस राज्य है, ये पहला राज्य था जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला था। इसके अलावा देखिए तो मणिपुर के पोलो को मिल चुका है, और इसके अलावा असम के मोगा सिल्क को, ये बिहार में भी मिलता है लेकिन ऑर्गेनिक रूप से उत्पन्न किया जाता है कहाँ, असम में। इसके अलावा मेघालय के लकदुंग हल्दी को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल चुका है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों में एक एक सर्टिफिकेशन मिल चुका है, केवल त्रिपुरा को छोड़कर। तो आप लोग को ऑप्शन में यदि त्रिपुरा है तो आप लोग भी ऐसे भी उसको क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीबीएसई की त्रिभाषा नीति जो है उसको फॉलो करने का कार्यक्रम अब चालू किया है। यह त्रिभाषा नीति किसके द्वारा लाई गई थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 उसके द्वारा यह तय किया गया था, जिसमें 3 भाषा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा ये तय किया गया था कि जितने भी स्कूल्स हैं उसमें 3 भाषा को पढ़ाया जाएगा, जिसमें से 2 भाषा जो है भारतीय मूल के होंगे और तीसरी भाषा आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या कोई भी अदर भाषा जो उसको अच्छा लगे उसको ले सकता है। तो ये बहुत सारे राज्यों के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया गया है, हालांकि सीबीएसई के द्वारा इसको नीति को लागू करने का अब प्रयास किया जा रहा है। ये लागू किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। इसमें देखिए तो सीबीएसई ने यह तय किया है कि क्लास 9 के बच्चे जो हैं और इससे ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनमें त्रिभाषा नीति को लागू किया जाएगा, जिसमें से 2 इंडियन भाषा होंगे और एक बाहरी देश के भाषा होंगे। स्कूल है तो 2 इंडियन भाषा होगा और एक कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। ये किया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के द्वारा। पाठ्यचर्या रूप, ठीक है, ये सीबीएसई की एक रूपरेखा कार्यक्रम है, उसके तहत ये निर्धारित किया है कि कक्षा 9 से क्लास 9 के जो बच्चे हैं, कक्षा 9 से ऊपर के बच्चों को त्रिभाषा नीति में भारत प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, पहले ये स्थान जो पेड़ी की खेती है, चावल की खेती है, इसको रोक दिया गया है। चाइना का ऐसा मानना है कि पेड़ी की खेती में जो वाटर रिसोर्सेस का इस्तेमाल होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है और इसका आउटपुट बहुत कम आता है। अभी हाल ही में एक एनजीओ के द्वारा रिपोर्ट भी भारत में पब्लिश की गई थी, जिसमें भारत सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम चलाया जा रहा था इथेनॉल ब्लेंडिंग का। इसके द्वारा जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, डीजल, पेट्रोल, उसमें खासकर इसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स करने का प्रावधान किया गया था। तो इसके लिए सरकार जो है मेज की खेती को, बाजरा की खेती के लिए, इसके अलावा चावल की खेती, गन्ना की खेती में इंसेंटिव दे रहा था, ताकि इन कृषकों के द्वारा इन सब पैदावारों को उपज ज्यादा की जाए, जिससे उसकी इथेनॉल को प्राप्ति हो सके और उसको ब्लेंड करके पेट्रोल या डीजल में डाल सके, जिससे हमारे इको फ्रेंडली
जो टारगेट है 2070 का उसको अचीव किया जा सके, नेट जीरो को अचीव किया जा सके। हालांकि उस रिपोर्ट में यह बताया गया था, जो एनजीओ द्वारा पब्लिश किया गया था, कि 1 केजी हम लोग जो चावल प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए लगभग 10,000 लीटर वाटर का कंजम्पशन होता है। तो ये आउटपुट देखें तो काफी कम है, और ये जो है बढ़ के इसमें जब इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं तो और भी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि ये इतना भी इको फ्रेंडली नहीं हो जाना है कि हमारा जो मेन रिसोर्स है वाटर वही समाप्त हो जाए। क्योंकि भारतीय क्षेत्रों में देखें, भारत के जितने भी राज्य हैं, मैक्सिमम राज्यों में एक तो मानसून पर निर्भरता ज्यादा होती है, इसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी आने के कारण और वाटर पंप्स होने के कारण कृषकों के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे और उसका रिचार्ज भी नहीं हो पाता है समय से। तो ये जो है हमारे वाटर लेवल को डिक्रीज करते जा रहा है, और जो है क्लोराइड कंटेंट को बढ़ा रहा है, जो ये काफी हमारे लिए हानि हो सकता है इन फ्यूचर। इसके देखते हुए ये देखें तो भारत में हालांकि ये चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है, फिर भी इसको रोककर किसी अन्य पदार्थ को हम लोग को खाने की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि जो आने वाला फ्यूचर बोला जाता है कि वार का कारण होगा, वर्ल्ड वार 3 का, वो वाटर हो सकता है। तो उसको बचा के रखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसके पेड़ी की खेती के लिए देख लें तो कौन कौन से कारक ज्यादा जिम्मेवार हैं और किस प्रकार की ये मिट्टी में खेती की जाती है, यानी धान की खेती किसमें की जाती है। इसके लिए तापमान जो है 20 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो बारिश है, वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच प्रति वर्ष होना चाहिए। और इसके लिए जो सॉइल टाइप है, क्लेई सॉइल होना चाहिए या एलुवियल सॉइल होना चाहिए। तो ये देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है पेड़ी की खेती, यानी धान की खेती के लिए, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। यदि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। ये जो है पेड़ी की इसलिए बताया कि पेड़ी में आजकल एक बहुत बड़ा डिजीज फैल रहा है, जिसके कारण जो है पेड़ी के पैदावार जो अभी उगाने वाले होंगे कृषक, उसको हानि हो सकती है। ये पेड़ी का इसको क्या कौन सा डिजीज इसमें हो रहा है, तो पेडी ड्वार्फिंग, अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पेडी ड्वार्फिंग डिजीज, ठीक है। धान में ये रोग हो रहा है, जिसके कारण धान के पैदावार में कमी होगा, उत्पादन में कमी होगा। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर लें। यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।